ईरान इस युद्ध के अंदर अमेरिका पर किस तरह से भारी पड़ा, पूरी दुनिया ने देखा। और अब डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी वो खतरे में है, डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी गिनती वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 100 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका में। 100 सांसद वो इस्तीफा मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। 100 सांसद वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इनके घर बैठा दो, ये कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहने के लायक नहीं है। और दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बहुत भारी बगावत दिखाई दे रही है। कई रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं, कई बड़े बयान वो आपको सुनाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। अमेरिका के अंदर किस कदर विरोध है ट्रंप का, और इजराइल के अंदर किस कदर विरोध शुरू हो गया है नेतन्याहू का। और इस जंग में जिसको आप मिटाने के लिए गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद इतिहास बनकर के रह जाएं। आपकी हस्ती वो ईरान ने मिटा दी है, आपका गुरूर तोड़ दिया है, आपका अहंकार पैरों के नीचे ईरान ने कुचल दिया है। अब आप सिर्फ नाम मात्र के नेता हैं। और अगर अब यहां पर इस मोड़ पर आकर के आपने फिर से वही दादागिरी दिखाई, तो आपका क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा, अमेरिका की जनता क्या करेगी, इजराइल की जनता क्या करेगी। और दुनिया भर में आपके खिलाफ जो गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, दुनिया भर में जो एक के बाद एक तमाम बड़े देश लामबंद जिस तरीके से ईरान के पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। इजराइल की बात मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इजराइल के पास में तो वैसे भी उसके मित्र अब हैं ही नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, और ये रिपोर्ट ये बताती है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में भी इस वक्त में एक दरार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक बड़ी रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का अखबार, और उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि मध्यस्थों यानी बातचीत करवाने वालों और इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार इजराइल इस बात से खुश नहीं था कि उसे ईरान से हो रही बातचीत में शामिल नहीं किया गया। जब अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता लगभग हो गया, तब इजराइल को इस बात की जानकारी दी गई, बहुत देर से दी गई, और उससे कोई सलाह भी नहीं मांगी गई। यानी आसान भाषा में मैं कहूं तो दूध में से मक्खी के तरीके से निकाल करके फेंक दिया। अमेरिका वो इस बात को जानता था कि अगर इजराइल को इस बातचीत के लिए रखा तो इजराइल ये बातचीत कभी होने नहीं देगा। इजराइल तो वैसे भी जितने भी मीडिएटर थे ईरान के अंदर, जितने भी लोग थे जो बातचीत कर सकते थे, बातचीत की टेबल पर बैठ सकते थे, उन सबको, चाहे वो अयतुल्ला अली खामेनेई हो, चाहे वो अली लारीजानी हो, चाहे वो उनके कमांडर्स हो, उनको एक एक करके मौत के घाट उतार रहा था, चुन चुन करके मार रहा था। क्यों? क्योंकि वो कोई बातचीत, वो इस युद्ध को रोकना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि जितना युद्ध चलेगा ईरान का नुकसान उतना ज़्यादा होगा और मेरे लिए आसान हो जाएगा ग्रेटर इजराइल का बनाना। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि थूका हुआ मुंह पर आकर के गिरता है, कुछ वैसा हो गया है। अब देखिए, एक बड़ी रिपोर्ट जो निकल करके सामने आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले इजराइल में क्या हाल हो रहा है नेतन्याहू का वो आप देखिए। इजराइल के नेता येयर लेपिड, उनकी तरफ से कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से देश को बड़ी रणनीतिक हार का सामना करना पड़ा है, और इसमें घमंड और गैर जिम्मेदारी, खराब योजना और अमेरिका को गलत जानकारियां देने जैसी गलतियां वो शामिल थी, जिससे दोनों देशों के बीच में भरोसा कमजोर हो गया। जो सैन्य सफलता मिली थी वह बाद में कूटनीतिक असफलता में बदल गई। आज अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें इजराइल का कोई असर नहीं था। नेतन्याहू की नीतियों की वजह से इजराइल ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों से भी बाहर से निर्देश लेने पड़ रहे हैं। एक बात बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ लीजिए और हमेशा के लिए इस बात को गांठ बांध करके रखिएगा। इजराइल के अंदर चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे वो विपक्ष हो, वो दोनों के दोनों अमेरिका के आगे मैं कहना नहीं चाहता हूं। दोनों पक्ष जो है, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों अमेरिका के साथ में ही चलने वाले आदमी, कोई अलग होने वाले नहीं है। इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू पर तो बरसते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो ट्रंप को चूं भी कह पाए। समझिए इस बात को।
कहां पर पैसा लगा है, किसका पैसा लगा है, किस तरीके से पैसा लगा है, सब आपको समझ में आ जाएगा। अब जरा बयान आप देखिए, एक एक करके मैं बयान आपके सामने रख रहा हूं और 10 पॉइंट में मैं आपको इस खबर के अंदर यह भी बताने जा रहा हूं कि युद्ध कैसे पलट गया। ईरान को नुकसान करने के लिए चले थे, ईरान का फायदा करके आ गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये देखिए, बर्नी सैंडर्स वो अमेरिकी इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। नेतन्याहू ने ही ट्रंप को ईरान के साथ विनाशकारी युद्ध के लिए राजी किया था। हम इजराइल को अमेरिकी सैन्य और विदेश नीति को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अगले सप्ताह मैं इजराइल को अमेरिकी सैन्य सहायता रोकने का प्रस्ताव पेश करूंगा। अगर आप समझ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो मैं एक लाइन में आपको बता देता हूं। अमेरिका फर्स्ट ये नीति लेकर के आए थे डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल फर्स्ट बन करके रह गए। और इस बात को केवल एक सांसद नहीं बल्कि इस वक्त में अमेरिका का बच्चा बच्चा कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप वो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके से फैसले ले रहे हैं, इस तरीके से बेवजह जंग में जाकर के कूद रहे हैं जैसे वो इजराइल के प्रधानमंत्री हो। ऐसे वो काम कर रहे हैं। और यही जो है वो बर्नी सैंडर्स उन्होंने कहा है कि भैया ये बिल्कुल साफ है कि नेतन्याहू ने कुदाया डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग के अंदर, और हम अब प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं कि हम इजराइल में अपना सेना, अपना पैसा वो खपाने नहीं देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। अपने देश का नुकसान हम इजराइल के लिए नहीं करेंगे। अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए, मैं कहना नहीं चाहता हूं, आप यूं मान करके चलिए कि अगर किसी देश का कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे मुल्क के प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहा हो, उस देश के पिट्ठू के तौर पर काम कर रहा हो, तो सोचिए कितनी बुरी हालत होगी। वो स्थिति आज बताई जा रही है। इसके बाद में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की प्रतिनिधि एडिलिटा ग्रिजलेवा ने ट्रंप को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम हो या ना हो, ट्रंप स्पष्ट रूप से शासन करने योग्य नहीं है, कमांडर इन चीफ के रूप में सेवा करने की स्थिति में कतई नहीं है और सक्रिय रूप से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। जेडी वेंस कृपया 25वें संशोधन का प्रयोग करें। चलते युद्ध के बीच में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेना के सबसे बड़े अधिकारी को, चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया था और उस आदमी को, उस शख्स को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया था जो आदमी, आपको याद होगा मैंने आपको बहुत विस्तार से खबर बताई थी, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का सेक्रेटरी रहा और एक 4 स्टार जनरल को हटा करके आपने एक 3 स्टार जनरल को आपने वहां का चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया। और अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आपको हटाने की बात हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि भैया युद्ध खत्म हो या ना हो, लेकिन इनको हटाओ। और जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति है, उनको कहा गया है कि आप संविधान के 25वें संशोधन का जो है वो यानी आर्टिकल 15 का प्रयोग कीजिए और आर्टिकल 15 का प्रयोग करके हटाइए इनको। ये बात जो कही जा रही है, इससे करारी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती है। यानी आपको ये कहा गया है कि भैया आप रेस में दौड़ने के लायक नहीं है, बदलिए इस आदमी को, वरना ये जो घोड़ा है, ये लंगड़ा घोड़ा, वो आपको रेस हरवा देगा। हटाइए इसको, ये चलने के लायक नहीं है। बीच रेस में ये बातें कही जा रही है और अमेरिका में ये बातें खुल करके हो रही है। एक खबर निकल करके सामने आई है द इंडिपेंडेंट, और ये अमेरिकी अखबार है और इसमें भी खबर लगी है, डेमोक्रेट्स ने ट्रंप और हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पेश किए हैं, जबकि 100 सांसदों ने 25वें संशोधन को लागू करने की मांग की है। यानी दोनों की छुट्टी होने जा रही है और दोनों को बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि आप नहीं है लायक, इस लायक नहीं है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहें या रक्षा मंत्री बने रहें। आप इजराइल की नौकरी कर रहे हैं, इजराइल की चाकरी कर रहे हैं और इजराइल में जाकर के करिए। यहां अमेरिका के पैसों पर आग मत लगाइए। अमेरिका के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको बेवजह युद्ध के अंदर इजराइल के लिए मत झोंकिए।
किस तरह की बातें जो है निकल करके सामने आ रही हैं। वहीं मैं आपको इस खबर के अंदर अब आपको बताने जा रहा हूं 10 बड़े पॉइंट जिसके जरिए आप समझिए कि ये युद्ध कैसे बदल गया। आप ईरान का नुकसान करने के लिए गए थे, लेकिन ईरान को महान बना करके जिस तरीके की अर्थव्यवस्था आज के वक्त में ईरान की चल रही है, ईरान अगर ये सच में जो चीजें इस वक्त में ईरान कह रहा है अगर उसी तरीके से लागू हो गई, उसी तरीके से ईरान लागू करवा पाया, तो ईरान बहुत बड़ी पावर बन जाएगा। 10 बड़े पॉइंट्स के जरिए आप इस पूरे समीकरण को समझिए कि कैसे पूरा मामला जो उल्टा पड़ गया। रूस प्रतिबंधों से बाहर निकल करके जो तेल औने पौने दाम में बेच रहा था, अब प्रीमियम रेट पर बेच रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि रूस अब ताकतवर होगा, रूस ताकतवर हो रहा है। रोजाना रूस आप यूं कहिए कि कई हजार करोड़ रुपए वो कमा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है। जो उसका तेल पहले $60 प्रति बैरल भी नहीं बिक पा रहा था, अब वो 110 तक बिका है, $100 प्रति बैरल बिका है। और अब उसके जो प्रतिबंध थे वो खुद अमेरिका ने बाहर किए। जैसे भारत पर भी लगाम लगा दी थी, भारत को भी कह दिया था कि आप नहीं खरीदेंगे, फिर कहा कि आप 25 दिन के लिए खरीद लीजिए, 30 दिन के लिए खरीद लीजिए। तो धीरे धीरे रूस के ऊपर वो प्रतिबंध हटते चले गए। स्टेट ऑफ होर्मुज जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, अब वहां पर टोल वसूला जाएगा। ये सबसे दुखती रग है साहब, स्टेट ऑफ होर्मुज। और ये हर बार आते जाते पता चलेगा। यानी एक सड़क जिस पर कहीं किसी का कोई कब्जा नहीं था, एक सड़क जहां पर आराम से जो है आप आ जा रहे थे, और अब पता चलेगा कि जहां पर आपको पीटा गया था, अब वहां पर आपको हर बार टोल दे करके जाना पड़ेगा। इसके बाद में तीसरे नंबर पर ईरान अपनी सत्ता बचा करके मिडिल ईस्ट में और ताकतवर हो चुका है। जिस ईरान को ये कह रहे थे कि भैया ये जो अरब वर्ल्ड ऑर्डर है इसको बदल देंगे, अरब देशों का जो ऑर्डर है इसको बदल देंगे, वो तो मामला ही बदल गया साहब। अब ईरान सबसे बड़ी पावर हो गया वहां की। चौथे नंबर पर अरब के देश असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिन्हें अब आत्मरक्षा के लिए भारी भरकम डिफेंस बजट खर्च करना पड़ेगा। यानी अभी तक तो आप चादर तान करके सो रहे थे अमेरिका के भरोसे पर, लेकिन अब देख लिया कि भैया अमेरिका आपका बचाव नहीं कर रहा है, अमेरिका तो इजराइल का बचाव कर रहा है, अमेरिका तो आपकी जमीन लेकर के आपके लिए दुश्मन बन गया है, आपका नुकसान कर रहा है। अब उनको और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने बजट में से रक्षा के ऊपर, अपने डिफेंस के लिए। इसके बाद में नाटो अब ना के बराबर है, अमेरिका एग्जिट कर जाएगा। यानी नाटो का भी एक बड़ा नुकसान, और अमेरिका अगर एग्जिट कर जाएगा तो फिर नाटो देशों का जो भविष्य है वो भी अंधकार में है। जो फंडिंग जाती थी वो अमेरिका से जाती थी। नंबर 6, इजराइल को लेबनान में एक बार फिर मैप विस्तार का मौका मिल गया है। इजराइल फायदे में रहा है, इजराइल को फिर से कहीं ना कहीं आप यूं कहिए कि लेबनान में कुछ और अंदर तक घुसने का मौका मिल गया। हालांकि वो कितना रह पाएगा या कितना नहीं रह पाएगा ये तो वक्त बताएगा। नंबर 7, एनर्जी क्राइसिस और वॉर इंपैक्ट से बाजार हाल बेहाल है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और सुधार में काफी समय लगेगा। नंबर 8, नया वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट वॉर रीशेप लेगा। यानी अब एक नई तरीके की दुनिया आपको दिखाई देगी, नए तरीके से आपको अलग अलग देशों की जो ताकत है वो समझ में आएगी। और ईरान जिस तरीके से उसको खत्म मान लिया गया था कि अब इसका कुछ नहीं है, इसकी हालत तो क्यूबा जैसी हो जाएगी। अब ईरान जो है वो बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहा है, और अमेरिका जिसकी महाशक्ति के दावे किए जाते थे, सुपर पावर के दावे किए जाते थे, वो नीचे आ रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है। 9, पाकिस्तान जैसे अलग थलग पड़े देश ने फिर से वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह बनाई है। जाते जाते साहब पाकिस्तान भी अपना नंबर बना गया। यानी गरम तवे पर पाकिस्तान ने भी अपनी 4 रोटियां सेक ली, और पाकिस्तान भी जो है वो इस वक्त में फुदक रहा है। हालांकि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी हैसियत है नहीं। सबने देख लिया कि शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट किया वो पोस्ट भी अमेरिका से आया था, और इन्होंने केवल कॉपी पेस्ट उसको किया। यानी शहबाज शरीफ सब जानते हैं कि, और एक तरीके से ठप्पा भी लग गया कि भैया जो अमेरिका कहेगा उसी तरीके से चलेगा। और ये बात जो है सबके सामने आ गई। और हाइब्रिड वॉरफेयर अब न्यू नॉर्मल हो गया है, जो फ्यूचर वॉरफेयर को तय करेगा। अब यानी जो वॉर है, लड़ाई है, युद्ध लड़ने का जो तरीका है वो बहुत हाइब्रिड हो गया है।
हाइब्रिड का मतलब यह है कि अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप उम्मीद कर पाएं कि ठीक है ऐसा होगा तो ऐसा होगा। कोई पहले से प्लानिंग आप नहीं बना सकते। इतना हाइब्रिड हो चुका है युद्ध, अब जो लड़ाई लड़ने का तरीका है वो इतना एडवांस हो चुका है, और इस युद्ध ने दिखाया है कि भैया कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स उन पर हमला होगा और उसके जरिए जो है वो किसी को झुकाया जा सकता है, लेकिन यहां पर ये अरब देश जिनकी डिपेंडेंसी वो 90% तक थी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स की वजह से उनको झुकना पड़ा। कोई नहीं मान रहा था कि ईरान इस युद्ध में अरब देशों के ऊपर भी हमला करेगा, और अमेरिका को उल्टा ये बताया गया था मोसाद की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि अगर ईरान ने अरब देशों पर हमला किया तो अरब देश वो ईरान पर हमला करेंगे और उसके बाद में हमारा काम आसान हो जाएगा, लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया साहब। यानी जो पारंपरिक तरीके से युद्ध लड़ने की जो नीतियां बनती थी कि साहब ठीक है ये देश के साथ में आप जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए तो ये वाले देश साथ आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे, ये वाले आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे। उस देश के साथ में आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो वो देश इन हथियारों का प्रयोग कर सकता है, इन जगह पर मिसाइलें मार सकता है, इन जगह पर हमले कर सकता है। अब ये सारी चीज ध्वस्त हो चुकी है और ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है कि अब आप किसी पर हमला करने के लिए जाएंगे तो आपके ऊपर किस तरीके का हमला हो जाए, कैसे हमला हो जाए, कहां हमला हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, कोई कह नहीं सकता है। और उसके बाद में कौन आपके साथ में खड़ा होगा और कौन आपके साथ में नहीं खड़ा होगा, इसको भी कह नहीं सकते हैं। ये कुल मिलाकर के जो है इस युद्ध ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो बड़बोलापन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी वही बड़बोली बातें कर रहे हैं कि हम अपनी सेना को नहीं निकालेंगे, अगर उनकी तरफ से गोली चलाई तो हम गोले से जवाब देंगे। ऐसे डायलॉग सुने सुने लगे रहे कहीं पर आपको। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है। चोट के बावजूद, नुकसान के बावजूद पूरी दुनिया में कम से कम उसने ये दिखा दिया कि हाँ, पिक्चर का हीरो वो ईरान ही है। और हीरो भले ही आखिरी में जब दिखाई देता है, विलन भले ही जो है वो अलग थलग पड़ जाए और बहुत बड़ा आदमकद विलन था, लेकिन फिर भी हीरो जो है उसकी जो चॉकलेटी इमेज थी भले ही जो खराब हो जाए, लेकिन उसने साफ दिल जीत लिया। हीरो वो हीरोइन का दिल जीतता है, लेकिन यहाँ ईरान ने दुनिया का दिल जीत लिया। तो कुल मिलाकर के अभी भी ये पिक्चर जो है वो ओपन है। इसमें आप ये मत मान करके चलिए कि ये ख़त्म हो गया है। हो सकता है कि पार्ट 1 हो, अभी पार्ट 2 जो सामने आए, ये भी हो सकता है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक एक्सपोज हो चुके हैं, ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है। बाकी आप बताइए आप इसको कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके लिए संभव हो तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद भी जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।